तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कल हमने क्या क्या कैलकुलेट किया? तो कल हमने कैलकुलेट किया कि अगर डायपोल आपका यूनिफॉर्म फील्ड में है, एक्सटर्नल फील्ड में है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा किसी भी ओरिएंटेशन के लिए। जहां तक रही बात टॉर्क की, तो टॉर्क आपका जीरो था दो कंडीशन में, 0 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या था बच्चों? P क्रॉस E। क्या था? P क्रॉस E, PE साइन थीटा। इसके अलावे डायपोल के इक्विलिब्रियम को लेके हमने डिस्कशन किया था। अब देखो, अब डायपोल का हम लोग आखिरी चीज डिस्कस करेंगे एंड वो होगा हमारा डायपोल का एनर्जी, डायपोल के ऊपर वर्क डन, डायपोल SHM भी करता है, वो भी आज देखेंगे, और भी कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सर्टेन एंगल पे अगर उसको हम लोग रोटेट करेंगे, रोटेट मतलब घुमाएंगे, तो कितना वर्क होगा, है ना? तो देखो क्या बन वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ डायपोल in uniform electric field। अब ये ध्यान से जरा समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको अपने को समझना है। देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। ओके, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल है, जिसमें एक डायपोल रखा हुआ है। मान लो इनिशियली डायपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू। ओके, इनिशियली डायपोल जो एंगल फॉर्म कर रहा है, एक लाइन और बना दो, वो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा आई। कितना फॉर्म कर रहा है? थीटा आई। ये कौन एंगल फॉर्म कर रहा है? ये डायपोल मोमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखो, इस एंगल थीटा आई को आप चाहते हो डायपोल को ऐसे रोटेट करना, ऐसे। तो फाइनली इस एंगल को इंक्रीज करके यहां पे लाना चाहते हो। इस पोजीशन को मैं डॉट करके दिखा रहा हूं, ये फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। और ये जो एंगल होगा, ये मान लो थीटा एफ। मतलब कि थीटा आई से इसको स्लोली टर्न करके इसके एंगल को कितना कर देना है? थीटा एफ, स्लोली टर्न करना है। सवाल है क्या डायपोल खुद से टर्न होगा? तो जवाब है एब्सोल्युटली नो। क्योंकि तुम सोचो, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फील्ड के लॉन्ग फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स पीछे लगेगा, ये तो उल्टा एंगल घटाएगा। तुम्हें क्या करना है? एंगल को इंक्रीज करके थीटा आई से क्या करना है? थीटा एफ। तो सीधी सी बात है, अगर डायपोल को आपको रोटेट करना है थीटा आई से थीटा एफ स्लोली, तो इन दैट केस जितना उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क लग रहा है, ठीक अपोजिट में उतना ही तुम्हें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। जैसे आप याद करो, जब चार्ज को हम लोग मूव करवाते थे तो वहां पे उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था और एक एक्सटर्नल फोर्स भी हम लोग लगाते थे।
क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को स्लोली मूव करवाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के ठीक अपोजिट क्या लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां मूव नहीं करवाना है, यहां रोटेट करवाना है। तो अगर इलेक्ट्रिक टॉर्क चाहता है इसको हम उल्टा क्लॉकवाइज घुमावें, तो एंटी क्लॉकवाइज स्लोली टर्न करने के लिए वी मस्ट हैव एक्सर्ट एंटी टॉर्क ऑन डाइपोल। एंटी टॉर्क का मतलब फील्ड के टॉर्क के ठीक अपोजिट, ठीक है ना। तो हम यहां लिख रहे हैं इस चीज को, इफ वी वांट टू rotate the dipole, if we want to rotate the dipole in external field, then we must have to apply an external torque, ठीक है। और for very slow motion, अब एकदम स्लोली मूव रोटेट करवा रहे हो, वेरी स्लो मोशन, आपको टॉर्क एक्सटर्नल जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फोर्स के टॉर्क के ठीक अपोजिट। ये एक चीज मैंने आपको यहां पे लिख दिया कि एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो इलेक्ट्रिक टॉर्क के मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो टाउ EXT मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक। ये टाउ बोलते हैं इसको, है ना, इसको टाउ, टॉर्क को ना टाउ से दिखाते हैं। तो एक्सटर्नल टॉर्क इलेक्ट्रिक फोर्स के टॉर्क के इक्वल होना चाहिए, यानी टाउ EXT का भी वैल्यू तुम क्या ले सकते हो, PE sin थीटा। अब एक बात गौर करना, ध्यान से सुन लो। तो यहां पे हमने, हालांकि PE sin थीटा किसके लिए हमने कल प्रूव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के लिए, लेकिन अगर स्लोली रोटेट करना चाहते हो तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क लग रहा है ठीक उतना ही अपोजिट टॉर्क तुम्हें एंटी क्लॉक में लगाना होगा। किसकी वजह से, एक्सटर्नल की वजह से। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल टॉर्क के लिए भी हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, PE sin थीटा। कोई पूछे कैसे लिख सकते हो तो तुम कहना कि मैग्नीट्यूड वाइज एक्सटर्नल टॉर्क और इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क सेम होता है अगर डायपोल को स्लोली रोटेट करेंगे। तो हमें तो निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो सीधी सी बात है। अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा, यहां तक आ गई बात। अब सुनो, जैसे हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। जैसे फोर्स वर्क करता है वैसे टॉर्क भी वर्क करता है, और टॉर्क का वर्क डन होता है दोस्तों, वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू, जहां फोर्स है वहां टाउ लिख दो, यानी फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, टॉर्क, और dx डिस्प्लेसमेंट था और यहां पे रोटेट करने की बात हो रही है, तो रोटेशन में वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रोल प्ले कौन करेगा, d थीटा, है ना। तो टाउ डॉट d थीटा, तो जिधर इसको नचा रहे हो उधर ही घूम रहा है, तो सीधा बात है टॉर्क को इस d थीटा के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं हटा देता हूं, इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि यहां पे अगर अपोजिट घूमता तो नेगेटिव ले लेते, सेम डायरेक्शन में घूम रहा है इसलिए पॉजिटिव। बात नहीं समझे, तुम जिधर से घुमाना चाह रहे हो उधर ही तो घूम रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव वर्क डन लेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू d थीटा। टॉर्क किसका रोल प्ले कर रहा है, फोर्स का, और dx का रोल कौन प्ले कर रहा है, d थीटा। ओके, चलो ये फॉर्मूला मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। अब आ जाते हैं अपना काम की बात करते हैं यहां पे। तो यहां पे हमें क्या निकालना था कि इस डायपोल को थीटा I एंगल से थीटा F एंगल तक रोटेट करने में
एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क कितना वर्क करेगा। तो सीधी सी बात देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, है ना बच्चों। अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो टाउ एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना आया, पीई साइन थीटा, तो पुट कर दो यहां पे पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो कांस्टेंट कौन कौन है, P और E तो कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा कांस्टेंट नहीं है। क्यों भाई, जैसे जैसे इसे टर्न करोगे ये एंगल थीटा तो चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसे रहने दो साइन थीटा डी थीटा। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब लिमिट, तो थीटा इनिशियल है थीटा आई और थीटा फाइनल है थीटा एफ, तो लिमिट कहां से कहां रखेंगे, थीटा आई टू थीटा एफ। ओके, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, अब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर भेज दो, तो माइनस पीई और कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां लोगे बच्चों, तो थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। ओके, तो इस तरीके से वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क कितना आ गया, माइनस पीई, इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, माइनस पीई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। आ रही है बात समझ में। अब अगर इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये कॉस थीटा आई पहले हो जाएगा, कॉस थीटा फाइनल बाद में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। बच्चों ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। किसी भी डायपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में एक थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक रोटेट करोगे तो एक्सटर्नल टॉर्क वर्क कितना करेगा, आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। देखो इनिशियल पहले है फाइनल बाद में, किस वजह से, इस माइनस की वजह से। ये माइनस कहां से आया, ये साइन थीटा के इंटीग्रेशन की वजह से आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। मैं फिर से इसमें और भी बहुत सारी चीज बताता हूं कि क्या क्या और यहां हमें सीखना है। ओके, तो बच्चों यहां पे आ गया अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क पीई और कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। ठीक है, ये अपना कैलकुलेट होके आया फॉर्मूला, एकदम से इसे हम लोग याद रखेंगे। ये हो गया आपका इनिशियल एंगल और ये आपका हो गया फाइनल एंगल। ओके, तो इस तरीके से वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क आपका पीई कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सटर्नल टॉर्क के अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क कितना वर्क करेगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, हम लोग ऐसे लिख देंगे, एज टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टॉर्क इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है जो एक्सटर्नल के इक्वल मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो अगर टॉर्क में ये रिलेशन है तो वर्क में भी यही रिलेशन होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क is equal to negative of work done by electric
ओके, तो यहां से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एक्सटर्नल वाले फॉर्मूला में अगर माइनस लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली WE, हालांकि ये जब भी पूछेगा तो एक्सटर्नल वाला ही पूछेगा, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो वो हो जाएगा -WEXT और माइनस यहां पुट कर दो तो ये हो जाएगा PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक टॉर्क की वजह से, इलेक्ट्रिक टॉर्क की वजह से जो वर्क डन आएगा उसका ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ध्यान रखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ये पहले क्यों आ गया, क्योंकि एक्सटर्नल में पहले इनिशियल था, लेकिन एक्सटर्नल के वर्क के ठीक अपोजिट वर्क होगा नेचर में, तो उसका फाइनल पहले आएगा और इनिशियल बाद में। मैं इसका नाम भी लिख देता हूं यहां पे, वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन बाय इलेक्ट्रिक टॉर्क। चलो ये आ गया एक फॉर्मूला। इसके अलावे एक और चीज अपने को समझना है। अब जेई मेन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आपको अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क कैलकुलेट करना है या वर्क डन बाय इंटरनल टॉर्क, इलेक्ट्रिक टॉर्क करना है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नली। अगर मेंशन किया हुआ है कि नहीं एक्सटर्नल का चाहिए तो एक्सटर्नल वाला कर देंगे, मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रिक वाला चाहिए तो इलेक्ट्रिक वाला कर देंगे, है ना। चलो, और आपको रेंज दिया हुआ रहेगा दोनों एंगल का तो आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हुए हैं, खासकर नीट में क्या होता है कि क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ रहेगा कि एक डायपोल को 60 डिग्री से टर्न करने पे कितना वर्क डन होगा। तो तुम कहोगे कि सर जब भी वर्क पूछेगा तो कम से कम दो एंगल तो दिया हुआ रहेगा कि 30 डिग्री से 60 डिग्री या 45 डिग्री से 90 डिग्री, सिर्फ दिया हुआ है कि 60 से घुमाने में कितना वर्क होगा, तो 60 से टर्न करने में कितना वर्क होगा, तो केवल एक ही एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहां एक काम करते हैं, यहां ना थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ऐसे एग्जामिनर को दोनों एंगल देना चाहिए, लेकिन थोड़ा ना तुमको अपना यहां दिमाग इस्तेमाल करना होगा। नॉर्मली अगर एक डायपोल को तुम फील्ड में ले जाके रिलीज कर दोगे तो ये कैसे, ऐसे रहेगा या सीधा हो जाएगा, तो बहुत ऑब्वियस सा आंसर है कि अगर डायपोल को रिलीज कर दोगे तो ये अपने आप को फील्ड के लॉन्ग अलाइन कर लेगा, मतलब इनिशियल एंगल जो होगा नेचुरली 0 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में दोनों एंगल ना दिया हुआ हो तो इनिशियल एंगल को आप 0 डिग्री मान के चलो, क्योंकि डायपोल नेचुरली हमेशा रहना चाहेगा 0 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, इफ इट इज नॉट गिवन, अगर ये दिया हुआ नहीं है, ये डायग्राम पहले का है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ये पहले का डायग्राम है, ठीक है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये अभी मैंने लिखा, जिसको आप लिख लेंगे, if it is not given then initial angle should be assumed to theta initial equal to 0। तो इनिशियल एंगल क्या अज्यूम कर दोगे 0 डिग्री। तो इन दैट केस वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा, तो देख लो PE और थीटा इनिशियल 0, तो अगर यहां पे 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस cos थीटा, और फाइनल एंगल मान लो थीटा 60 डिग्री है या कुछ भी है, तो ये फाइनल एंगल की जगह थीटा लिख दो। तो यहां पे थीटा इनिशियल 0 और थीटा फाइनल मान लो थीटा। तो आप ना बहुत सारे बुक में ये फॉर्मूला भी देखते होंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE1 माइनस cos थीटा,
जब भी ये फॉर्मूला दिखे तो समझ जाना कि उसमें एग्जामिनर ने इनिशियल एंगल को क्या अज्यूम कर लिया है, 0। ठीक है ना। अब मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 60 डिग्री से टर्न करवाना है, तो आप सीधा 60 आप पुट कर लो, इनिशियल एंगल को 0 मान के चलो, और ये भी मान के चलो कि तुमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क ही पूछ रहा है। अगर उसने क्लियर कट लिख दिया कि नहीं मेरे को इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क की वजह से वर्क डन चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्मूला पे जो ये लिखा है मैंने, PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, तो आप इन दोनों ही फॉर्मूला पे ध्यान रखेंगे, तो इस पे भी ध्यान रखेंगे। यहां मैं इसको भी अलग से लिख देता हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक टॉर्क इज इक्वल टू PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। ये याद रखना, इसका क्या नाम हो गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक टॉर्क। ठीक है बच्चों, तो इस सारी चीजों को आप अच्छे से लिख लो, बहुत काम आएगा। अभी देखो इसका मैं यूज डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने में करूंगा, तो पहले आप एक बार इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो देखो, मेरा कहने का मतलब है कि हमें अब कैलकुलेट करना है कि किसी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल फील्ड है उसमें कितनी होगी, है ना। इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले एक काम करो, एक डायपोल को इस तरीके से रखते हैं। अब ऐसे मैंने क्यों रखा है अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। मैंने डायपोल को इस फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। ओके, चलो यहां पे डायपोल पे चार्ज है +Q और यहां चार्ज है इस पे -Q, और ये डायपोल मोमेंट हो गया जो एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। अब तुम्हें पता है कि कोई पॉइंट चार्ज अगर किसी और के फील्ड में होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। यानी चार्ज को अगर पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दोगे, व्हाट यू विल गेट, तो यू विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पहले से हम लोग जानते हैं, ठीक है। मैं इसे लिखूंगा नहीं, ये मैंने पहले आपको बता रखा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आप उस पॉइंट के पोटेंशियल से उस चार्ज को मल्टीप्लाई करो। चार्ज को मल्टीप्लाई करते समय तुम इसको ध्यान रखोगे कि जो चार्ज का साइन है और पोटेंशियल को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। चलो अब इसका फायदा हम लोग यहां उठाते हैं। पहली बात, ये एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज है, तो इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी जो होगी वो डायपोल की एनर्जी होगी। तो सीधी सी बात ये हो गई कि डायपोल की जो एनर्जी हुई, और यहां ब्रैकेट में मैं 90 डिग्री लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल when it is placed perpendicular to electric field। चलो अब देखते हैं, अब किसी फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पे तुम्हें पता है कि पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। ये बात मैंने पहले आपको बता रखा है बहुत डिटेल में कि अगर फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो सीधी सी बात है, जितना पोटेंशियल यहां का होगा, मान लो यहां का पोटेंशियल V है तो यहां का पोटेंशियल V होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स परपेंडिकुलर है। तो जब बात करेंगे एनर्जी टोटल की तो U90 है ना, डायपोल की एनर्जी 90 डिग्री पे क्या हो जाएगी, U1 प्लस U2, प्लस के बजाय यहां लिख दो U1 1 के बजाय U1 प्लस और U माइनस,
मतलब प्लस चार्ज की एनर्जी और माइनस चार्ज की एनर्जी दोनों को अगर ऐड करेंगे तो डायपोल की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। चलो अब यहां चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल कितना है V, यहां चार्ज कितना है -Q, पोटेंशियल कितना है V। तो आप दोनों को देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो गया QV एंड दिस इज -QV, अल्टीमेटली कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, यानी डायपोल की एनर्जी निकल के आई 0। तो आज से इस बात को हम लोग समझ गए कि अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी 0। एकदम ध्यान से इस बात को सुन लो, उसकी एनर्जी कितनी आएगी 0। क्लियर है? चलो, लेकिन अच्छा वजह बता देना कि परपेंडिकुलर में आपका हर जगह का पोटेंशियल क्या है सेम, तो कैसे कैंसिल हुआ सो। लेकिन तुम कहोगे कि सर ये जोड़ी तो है नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर रखेंगे। अगर मान लो, फिर एक दूसरा केस लेते हैं, फिर से फील्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो डायपोल ऐसे रखा हो, पॉजिटिव नेगेटिव, डायपोल फील्ड के साथ, इस यूनिफॉर्म फील्ड के साथ, इस यूनिफॉर्म फील्ड के साथ एक सर्टेन एंगल थीटा बना रहा हो। कितना बना रहा हो बच्चों? थीटा। तो डायपोल फील्ड के साथ सर्टेन एंगल थीटा बना रहा हो, तो हमसे अगर कोई पूछे कि कितनी एनर्जी होगी तो कैसे हम लोग आंसर करेंगे। देखो एक काम करते हैं, एज वी नो दैट, इसको मैं ऐसे सेपरेट कर देता हूं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, डेल्टा यू है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क जो वर्क करेगा वो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम एक काम करो, तुम थीटा पे तुम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन तुम्हें 90 का U90 पता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो यहां की एनर्जी 0 होती, और तुम्हें क्या पता करना है? U थीटा। तो एक काम करते हैं, अगर डायपोल को हम 90 से थीटा तक रोटेट करें, कहां से कहां? 90 टू थीटा। कहां से कहां रोटेट करेंगे? 90 टू थीटा। तो सीधा एक काम करते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिख दिए? WEXT। अब डेल्टा यू की जगह लिखेंगे UF माइनस UI, और फिर WEXT का हम लोग फॉर्मूला कुछ देर पहले ही लिखे थे, जिसमें cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, है ना बच्चों? ये एक्सटर्नल वाले में हमने लिख रखा है। दरअसल ये एक्सटर्नल के बजाय यहां पे होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, लेकिन चूंकि यहां स्लो मूव होता है तो ये लिखो या ये लिखो, बात तो क्या है? सेम। तो देखो UF माइनस UI इक्वल टू PE cos थीटा I माइनस cos थीटा F। UF फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी कब की? जब एंगल कितना बन रहा हो? थीटा। इनिशियल कितना था? 90, तो U90, यहां PE लिख दो, थीटा इनिशियल 90, क्योंकि इनिशियली हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा था, क्योंकि हम लोग यहां से यहां मूव करवा रहे हैं, और फाइनल एंगल क्या है? थीटा। देखो बच्चों अब कितना बढ़िया से आ जाएगा। तो 90 पे एनर्जी यू नो दैट 0 होता है, और यही आपके लिए एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट का भी काम करेगा बच्चों। ये काम करेगा रेफरेंस पॉइंट का। किसका काम करेगा? रेफरेंस पॉइंट का। तो चलो यहां लिखेंगे U थीटा, ये 0 हो गया। अच्छा यहां cos 90 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? माइनस cos थीटा, तो सिर्फ माइनस बाहर निकाल दो, तो माइनस PE cos थीटा। देखो क्या बढ़िया इक्वेशन निकल के आया, यानी डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई बच्चों, वो हो गई U इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा।
ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। इसको मैं ढंग से यहां लिख देता हूं। डायपोल की एनर्जी हो गई माइनस पीई कॉस थीटा। क्या हो गई बच्चों? माइनस पीई कॉस थीटा, जहां पे थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का। ओके, तो एक बार इसको राइट डाउन कर लो। ये हर एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए सारे चीज। तो बच्चों देखो, तो इसका मतलब ये अपना फील्ड है और इसमें अगर कोई डायपोल आपका थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ओके, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई? तो इसकी एनर्जी हो गई दोस्तों U इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो इसकी एनर्जी हो गई U इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, या यूं बोल दो, इसको अगर हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका मोमेंट डायपोल मोमेंट वेक्टर है। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो तुमको पता है कि A डॉट बी इक्वल्स टू होता है ना ए बी कॉस थीटा। तो ठीक इस तरीके से यहां पीई कॉस थीटा था तो मैंने उसको लिख दिया P डॉट ई, और ये आगे माइनस तो फॉर्मूला में चलता आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आपका डायपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट होके आ गया P डॉट ई। ठीक, अब किसी डायपोल की मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है, मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है, ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, है ना, थीटा इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री रखेंगे तो U की वैल्यू माइनस पीई आएगी और ये इसकी मिनिमम एनर्जी। तो किसी डायपोल की मिनिमम एनर्जी कितनी हो गई? माइनस पीई। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे ये एनर्जी 0 आएगी, क्योंकि cos 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज पे आपकी ये एनर्जी आएगी माइनस पीई कॉस 180, और cos 180 क्या हो जाएगा? -1, तो ऑटोमेटिकली वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई वो कितनी आ गई? पीई, और ये जो है आपकी मैक्सिमम एनर्जी है। कैसी एनर्जी है बच्चों? मैक्सिमम एनर्जी है। तो डायपोल की मैक्सिमम एनर्जी हो गई कितनी? पीई। मिनिमम एनर्जी कितनी हो गई? माइनस पीई, और बीच में एक 0 भी आ रहा है। अब एक बात तुम्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब एंगल 0 डिग्री हुआ था उस समय पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ना। तो ऐसे भी इस बात को समझो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो आपकी एनर्जी होनी चाहिए वो मिनिमम। तो याद रखेंगे इन तीनों चीज को कि 0 डिग्री पे एनर्जी होती है माइनस पीई, ये मिनिमम एनर्जी है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है किसका? डायपोल का। और जब एंगल 180 डिग्रीज आया, ठीक है, तो आपकी एनर्जी भी मैक्सिमम आई। और याद करो, जस्ट रिमेंबर कि इस समय जो इक्विलिब्रियम आया था 180 पे, वो कैसा था? अनस्टेबल। कैसा था बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बच्चों? तो इसको आप लिख लो। अब बच्चों यहां हमने हेडिंग दिया है SHM बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, क्यों, क्या इसका मतलब क्या होगा? SHM में तुमको मैंने बताया था कि SHM एक ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल टाइप होता है, जिसमें पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट यानी मीन पॉइंट के अबाउट आपका ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो करता है, और जिसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना।
ए इक्वल टू, याद करो, ओमेगा स्क्वायर एक्स। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो, डायरेक्शन की बात करें तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, जिसका टाइप वेट। तो अगर किसी को दिक्कत है ये समझने में, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप जाके इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज लेक्चर शायद 10 है, 10 या 11 है, 9 और 10, उसमें मैंने आपको एसएचएम के बारे में डिस्कशन किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 9 और 10 में, और आपने कॉपी में लिखा भी हुआ भी होगा, ठीक है ना। तो आप वहां उसको रिवाइज जरूर कर लेना। सवाल ये है कि यहां पे डायपोल के केस में ये एसएचएम कहां से आ गया, तो देखो अभी समझ में आएगा। मान लो एक डायपोल ऐसे, उसको ना थीटा एंगल पे रख दो, ठीक। अब ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे इधर। तो देखो सीधी सी बात कि अगर डायपोल को फील्ड में ऐसे रखोगे भाई, ऐसे, तो आपको पता है ना ये हमेशा 0 डिग्री के एंगल पे रहना चाहेगा। अगर हमने इसको ऐसे रहना, अगर हमने इसको थोड़ा भी टेढ़ा कर दिया तो ये फिर वापस सीधा होना चाहेगा। तो मान लो अगर हमने टेढ़ा करके सडनली छोड़ दिया तो ये क्या होगा, सीधा होगा। लेकिन यहां से ऐसे मुड़ते मुड़ते इसको कुछ एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, जिससे क्या होगा कि ये ऐसे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये इस तरीके से एक ऑसिलेटरी मोशन, यानी ये इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा। तो अब देखो एसएचएम में पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन करता था और ये एंगल पे सिर्फ रोटेट हो रहा है। तो ये जो एसएचएम होगा दोस्तों, ये एंगुलर एसएचएम होगा। कैसा एसएचएम, एंगुलर। तो जैसे एक हुआ लीनियर एसएचएम, जिसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो लीनियर एसएचएम का जो कंडीशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और जहां तक रही बात एंगुलर एसएचएम की बच्चों, तो एंगुलर एसएचएम जो होता है, जो अभी डायपोल एंगल चेंज हो रहा है, तो ये एंगुलर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें एक्सेलरेशन की जगह हम लोग अल्फा लिखते हैं। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को बोलते हैं। और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रहेगा और एक्स की जगह थीटा, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, थीटा। ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, थीटा के। तो ये एंगुलर एसएचएम के लिए कंडीशन हो गया, और ये किसका हो गया, लीनियर एसएचएम के लिए। क्लियर। तो अब देखते हैं एक डायपोल इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आप जब देखोगे कि एसएचएम के लिए मीन पॉइंट से, यानी देखो मीन पॉइंट क्या होता है, जहां पे नेट फोर्स 0 होता है। मैंने हर चीज को डिटेल में लेक्चर नंबर 9 में बताया हुआ है। तो ठीक इस तरीके से बच्चों यहां भी मीन पॉइंट का मतलब होगा जहां टॉर्क 0 होगा। एट मीन पोजीशन टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। तो तुम्हें पता है ना टॉर्क कब 0 होगा, जब ये डायपोल अपने आप को फील्ड के लॉन्ग अलाइन कर लेगा, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। ठीक। अगर वहां से कुछ एंगल पे घुमा दिए तो ये फिर वापस आना चाहेगा, और वापस लाने वाले फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते थे, लिखवाया हुआ है आपको। इस तरीके से यहां वापस लाने वाला फोर्स नहीं, टॉर्क लगेगा। तो बच्चों यहां पे एट एंगल थीटा टाउ रीस्टोरिंग का मतलब समझ में आ गया, कितना रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो वो हो जाएगा बच्चों पीई साइन थीटा। ये तो हमने पढ़ रखा है कि टॉर्क जो होगा थीटा एंगल पे कितना लग रहा होगा, पीई साइन थीटा। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब एक चीज यहां पे और सीखना है तुम्हें। न्यूटन सेकेंड लॉ में होता है F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये ट्रांसलेशन में हम लोग लगाते हैं। ठीक। और ठीक इसी तरीके से रोटेशन में लिखते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा। फोर्स का रोल प्ले कर रहा है टॉर्क, ए का रोल प्ले कर रहा है अल्फा,
और ये आई जो है बच्चों, फिलहाल इसको आप याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मास से रिलेशन होता है, तो प्रॉब्लम में आई आपको दिया हुआ रहेगा। तो टाउ, जैसे F इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं, यहां लिखेंगे टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ किसका रोल प्ले कर रहा है? फोर्स का। ए का रोल प्ले कर रहा है अल्फा, और मास का रोल कौन प्ले कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? चलो, तो जहां टाउ लिखा हुआ है वहां हम लिख सकते हैं आई इंटू एल्फा। आई इंटू एल्फा इक्वल टू हो गया पीई साइन थीटा। ओके, सो एल्फा इक्वल टू पीई अपॉन आई इंटू साइन थीटा। अब तुम कहोगे कि सर ये तो एसएचएम हो गया, क्योंकि यहां पे अल्फा जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन ये रॉन्ग है। थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और यहां ये साइन के फंक्शन में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑसिलेटरी तो है, ऑसिलेटरी, बट नॉट एसएचएम। लेकिन आपने पहले भी ऐसा प्रॉब्लम किया हुआ है, तो एसएचएम करवाएंगे। अभी देखो क्या करते हैं। मैथमेटिकल टूल से हम जानते हैं कि इफ थीटा वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम लोग लगभग क्या लिख सकते हैं? थीटा। ये मैथमेटिकल टूल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? साइन थीटा को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो ऑटोमेटिकली देखो यहां पे हम लोग जो टॉप अल्फा इक्वल टू पीई साइन थीटा आया, तो फॉर स्मॉलर थीटा अल्फा इक्वल टू पीई बाई आई इंटू थीटा हो गया। अब जाके ये जो इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन हो गया एसएचएम का। आ रही है बात समझ में? तो डायपोल जो है बड़े एंगल के लिए ऑसिलेटरी करेगा, और छोटे एंगल के लिए क्या करेगा? एसएचएम। और ये थीटा का जो कॉफिशिएंट है दैट इज पीई बाई आई, पीई बाई आई, ये रोल प्ले किसका कर रहा है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर का। पीई में कौन? पी हो गया डायपोल मोमेंट, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर लेक्चर नंबर 9 और 10 में तुमको मैंने बताया था टाइम पीरियड। जब ये ऑसिलेट करेगा तो देखो यहां से ये ऑसिलेट करता हुआ यहां तक पहुंचेगा, फिर नीचे भी आएगा। तो सीधी सी बात है, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू, आप याद करो, बताया था मैंने, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर कितना है? पीई, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट पीई बाई आई। तो ऑटोमेटिकली यहां पे ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, अब ओमेगा नीचे में, तो ओमेगा नीचे में है तो आई ऊपर चला जाएगा, आई अपॉन पीई। तो आज से ये याद रखेंगे कि अगर कोई डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में स्मॉलर एंगल पे ले जाके अगर रिलीज करें, तो वो ऑसिलेट करेगा, और उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई आई बाई पीई। और आप समझ लो कि किसका नाम हमने क्या रखा है। ओके बच्चों, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब आखिरी में हम लोग बात करेंगे डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल क्या क्या करेगा, इसके ऊपर बहुत सारी बातें तो करने को नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में आपको थोड़ा इजी होगा। तो देखो हम लोग यहां पे मान लो एक पॉइंट चार्ज, ओके, अब ये पॉइंट चार्ज है, और तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है? ये इसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो तुम्हें पता होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब इसके फील्ड में अगर कोई डायपोल रख दो इस तरीके से, कैसे भी रख दो तुम, तो सीधी सी बात है, अब ये पॉइंट यहां इस पे फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव है, जिस पे फोर्स F1 इधर लग रहा होगा, ये नेगेटिव है, इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा,
तो एक बात तो क्लियर है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। तो डायपोल पे जब अगर नेट फोर्स की बात करेंगे, यहाँ पे एफ नेट की बात करेंगे, तो F1 प्लस F2 लिखेंगे। F1 की जगह लिखेंगे Q इंटू E1 और इसकी जगह लिखेंगे माइनस Q इंटू E2, है ना। तो अब देखो यहाँ वहां पे क्या होता था कि E1 E2 सेम होता था, दैट्स वाई ये कैंसिल हो जाता था। लेकिन यहाँ ये E1 कभी भी E1 इज नॉट इक्वल टू E2। तो में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इक्वल डिस्टेंस पे, भाई ये वेक्टर फॉर्म में इक्वल होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल करने से नहीं होगा, डायरेक्शन भी इक्वल करना पड़ेगा। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए दो पॉइंट पे। अगर सेम होती तो फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहेंगे। तुम कहोगे कि इक्वल डिस्टेंस पे ले लेंगे, तो भाई मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। तो एक बात समझ लो कि ये कभी भी कैंसिल नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये हमेशा क्या आएगा, नॉन जीरो। तो हम लोग यहां पे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डाइपोल may be will never be zero, कभी भी जीरो नहीं होगा। एकदम इसको ढंग से याद रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स डायपोल के ऊपर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये गारंटी है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का मामला थोड़ा अलग है। टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि देखो ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे, तो ये इसको नचा देगा, ये इसको रोटेट कर देगा, तो इसका मतलब टॉर्क लगेगा। और टॉर्क नहीं भी लग सकता है। टॉर्क नहीं कब कैसे लगेगा, सो देखो, मान लो इसी में और डायपोल बना देते हैं, ये EFLS बना दो इस तरीके से। ये फॉर्मूला को मैं रब कर दे रहा हूं, एक डायग्राम में ही मैं सारा कंडीशन दिखा दे रहा हूं आपको। अब जैसे देखो, इस कंडीशन में आपका टॉर्क लगेगा, यानी इस कंडीशन में यहां पे टॉर्क, नेट टॉर्क नॉन जीरो है। लेकिन अगर कोई डायपोल को, एक और डायपोल मान लो, ऐसे रख देते हैं, ऐसे इसके अलोंग, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो खुद सोचो, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, इस पे फोर्स ऐसे, इसको रिपेल कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट। तो किसी को ऐसे फोर्स लगाओगे तो रोटेट तो नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे टॉर्क क्या हो गया आपका, नेट टॉर्क जीरो। तो देखो फोर्स तो ऑलवेज नॉन जीरो होगा। अब टॉर्क की बात अगर करोगे नॉन यूनिफॉर्म में, तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग यहां पे लिख देंगे, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट टॉर्क मे बी और may not be equal to zero. That depends on orientation. तो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपको ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो आप ये लिखेंगे कि जो आपका फोर्स है ये ऑलवेज नॉन जीरो होगा, और टॉर्क की जहां तक बात है वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो ये आज हो गया पूरा। अब हम लोग कल क्या करेंगे, तो देखो अब कल कुछ मिसलेनियस पॉइंट, कुछ पॉइंट्स है जो किसी टॉपिक के अंतर्गत नहीं है, वो करेंगे, और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमने अब कवर कर लिया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, गॉस, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है,
उसके बाद आपका डाइपोल, इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब हम लोग इस पे क्या क्या करेंगे, एक तो हम लोग डीपीपी कर ही रहे हैं, अब मैं आपको इसके ऊपर एक एनसीईआरटी का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले हैं, जो आपसे बन जाएंगे, उसको तो मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो पाएंगे उसको लेके मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसका कुछ पार्ट कल वाले वीडियो में भी होगा और बाकी अगले में, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपको जब अगले दिन मैं आपको एक एचसी वर्मा से भी कुछ लोगों ने डाउट पूछा है, तो एचसी वर्मा का भी कुछ क्वेश्चंस में मार्क कर दूंगा कि पहले आप होमवर्क के फॉर्म में उसको सॉल्व कीजिए और जो डाउट्स रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तब उसके बाद हम लोग फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो पहले ये 2-3 लेक्चर तो इनके प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स पे और एनसीईआरटी के ऊपर मैं बना देता हूं, ताकि ये भी समझो ना कि बोर्ड्स भी तो अपने को देना है, तो बोर्ड्स में तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट रखेंगे, 12th में तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तब तक इसको लिखो अच्छे से और पढ़ाई करते रहो।